नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की ये तीसरी क्लास है। पहली और दूसरी क्लास हम लोग कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लें। इस वाली क्लास में हम लोग आज विटामिन, जितनी भी प्रकार की विटामिन्स हैं, सभी विटामिन्स को पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कई क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। नए सिलेबस के अनुसार यहाँ पे जितना भी पढ़ाया जाएगा वो नए सिलेबस के अनुसार रहेगा, तो पॉइंट टू पॉइंट आप लोग जो पढ़ाया जाए उसको नोट भी करते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की तीसरी क्लास, भोजन और आवश्यक घटक में विटामिन्स। मित्रों, इससे पहले वाले जो चैप्टर हुआ था, क्लास 2 जो हुई थी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये जो आपके सामने ये चार्ट दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप लोगों को बताना है कि जो भोजन दिए गए हैं इनमें किस तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, कौन से पोषक तत्व यहाँ पर विद्यमान है। जितना अभी तक पढ़ाया गया है उसी से क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। आज खनिज पढ़ेंगे। सबसे पहले खनिज, ये चीज़ ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद विटामिन पे आते हैं। खनिज क्या होते हैं? मिनरल जिनको बोलते हैं। खनिज सभी शारीरिक ऊतकों तथा तरल में उपस्थित होते हैं। खनिज क्या होते हैं? शरीर में जो ऊतक होते हैं उसमें तरल रूप से उपस्थित होते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिज हड्डियों और दांतों में भी पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम क्या होती है? कैल्शियम और फास्फोरस दांतों में, हड्डियों में पाई जाती है और दांतों में पाई जाती है। उसी तरह से खनिज भी हड्डियों और दांतों में पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ जब लेते हैं तो हड्डियाँ और दांत इससे मजबूत होती हैं। लौह वह खनिज है जो रक्त में लाल पिगमेंट अर्थात हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो चीज़ होती है जो ब्लड में पाई जाती है, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, वो किसके कारण होती है? लौह अयस्क के कारण। ठीक है, आयरन के कारण जो है वो हीमोग्लोबिन होती है। अगर कम हो जाती है हीमोग्लोबिन तो हमको आयरन युक्त हमको भोज्य पदार्थ लेने होते हैं, जैसे कि हरी सब्जियाँ, जूस लेना होता है, अनार का जूस लेना होता है, पत्तेदार हरी सब्जियां लेनी होती हैं, चुकंदर खाना होता है। ठीक, तो इससे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। भोजन में खनिज लवणों के रूप में ये सारी चीज़ें विद्यमान रहती हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम तथा पोटेशियम की बड़ी मात्रा उपस्थित रहती है। विशेष रूप से हड्डियों और दांतों में इन्हें मैक्रो तथा प्रमुख खनिज कहते हैं। ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। मैक्रो तथा प्रमुख खनिज किसे कहते हैं? जो हमारे दांतों में जो कैल्शियम तथा पोटेशियम की बड़ी मात्रा उपस्थित होती है, इन दांतों में इन्हें मैक्रो या और प्रमुख खनिज कहते हैं, जो ये उपस्थित रहते हैं। हमारे शरीर में लोहा और आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म खनिज कहते हैं। लोहा और आयोडीन की मात्रा जो होती है वो कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म खनिज कहते हैं। अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आयोडीन की कमी से अभी नीचे हम लोग पढ़ने भी वाले हैं। ये एक थोड़ी सी इसमें कहानी दी गई है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा कोई इसका मतलब नहीं है, बस इसमें इसका जो तात्पर्य है यही बताया गया है कि एक 10 वर्षीय अजय 8 वर्षीय उसकी बहन और माँ से पूछती है कि दूध, मतलब जैसे दूध और उसको हरी सब्जियाँ क्यों खिलाई जाती हैं, उसकी माँ ने क्यों खिलाया है। बचपन की फ़ोटो माँ उसको दिखाती, कहती है देखो बचपन में तुम ऐसी थी, तुमको हमने हरी सब्जियाँ, दूध, विटामिन्स, पोषक तत्व तो दिए हैं, तब तुम इस वजह से बढ़ गई हो। तुम्हारा शरीर पौष्टिक तत्व पाने की वजह से संतुलित जो है रूप से ये है। तो इस वजह से यही चीज़ इसमें बताई गई है, बाकी कोई खास नहीं है। खनिज के कार्य क्या होते हैं और इसके स्रोत क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। खनिज के कार्य जो है शरीर को विकसित करना और हड्डियों को शक्ति प्रदान करता है। तो पहला कार्य तो यही हो गया। शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है खनिज। मांसपेशियों का संकुचन होता है इससे। तंत्रिकाओं की प्रणाली को सामान्य रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर रक्त के बहाव को रोकना। जैसे छोटी मोटी चोट लग जाती है जब, तो वहाँ पर क्या होता है कि थक्का जम जाता है, वहाँ पे एक लेयर बन जाती है मोटी सी, खून जो है जम जाता है, जिससे खून का बहाव नहीं हो पाता है। तो ये खनिज की वजह से होता है। जब हवा के संपर्क में आता है तो वो जम जाता है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? इसके स्रोत दूध स्रोत है और हरी सब्जियां जो हैं खनिज के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अब कैल्शियम हम लोग देख लेते हैं। कैल्शियम जो होती है हमारे दांतों और हड्डियों में पाई जाती है। कैल्शियम कहाँ पाई जाती है? ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा है, दांतों में पाई जाती है और हड्डियों में पाई जाती है। हम सभी को दैनिक
आहार में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शरीर के निम्नलिखित कार्यों को ये करती है। कैल्शियम किन कार्यों को करती है इसको भी जान लेते हैं। हमारी हड्डियों के विकास में सहायक होती है कैल्शियम। पॉइंट नोट करते रहेंगे, एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तथा उसको मजबूती भी प्रदान करती है। हमारे दांतों को स्वस्थ और मजबूत रहती है। दांतों में देखते होंगे कभी कभी पायरिया हो जाती है, या फिर दांतों में क्या हो जाता है, कैविटीज़ हो जाती हैं। तो कैल्शियम की कमी से ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। यह रक्त के बहाव को भी रोकने में सहायक होती है। रक्त के बहाव को जैसे अभी बताया हमने कि थक्का बन जाता है, वहाँ पे एक लेयर बन जाती है, परत बन जाती है जिसको कहते हैं। तो परत बन जाती है जिससे ब्लड जो है बहना रुक जाता है, तो इसके बहाव को भी रोकने का काम करता है। कैल्शियम का जीवन रक्षक कार्य प्रणाली पर जो है इसका आधारित होता है। जीवन रक्षक प्रणाली इसको कहते हैं। यह मांसपेशियों को गतिशील बनाए रखने में भी सहायक होता है। मांसपेशियाँ जो हमारे शरीर की होती हैं ये जो है गतिशील अवस्था में रहती हैं, है ना, शिथिल नहीं पड़ती हैं। बचपन में इष्टतम विकास के लिए बड़ी मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। बचपन में ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है, इसलिए उसको जो है जब कोई गर्भवती महिला होती है तो उसके भ्रूण के विकास के लिए उसको अतिरिक्त कैल्शियम की, बहुत ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो उस उम्र में हम, उस स्थिति में हम उसको कैल्शियम रहित जो है पौष्टिक पदार्थ देते हैं। कैल्शियम जिसमें ज़्यादा होती है उन चीज़ों का सेवन करने के लिए उसको हम कहते हैं। और साथ ही साथ जैसे जो ज़्यादा आयु के जो व्यक्ति हो जाते हैं उनके अंदर कैल्शियम का निर्माण जो है कम हो जाता है, अवशोषण क्षमता भी कम हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बुजुर्गों को कैल्शियम अतिरिक्त रूप से, अलग रूप से जो है उसके पोषक तत्व तो उनको देना चाहिए। और कैल्शियम से जितने भी जैसे हरी सब्जियां हो गई, पनीर हो गई, जितने भी स्रोत हैं ये सारे कैल्शियम वाले हमको देने चाहिए। जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे घर में उनको ये उपलब्ध कराना चाहिए। इसके स्रोत कैल्शियम के पढ़ लेते हैं क्या क्या हैं, इसको आप लोग साथ ही साथ नोट करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूध तथा इसके उत्पाद से बनने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं जैसे कि पनीर, दही, लस्सी, छाछ, ये सब में कैल्शियम होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां कौन कौन सी, जैसे पालक, मेथी, करी पत्ता, हरी धनिया, इन सब चीज़ों में भी कैल्शियम पाई जाती है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब लोहा जो होता है, आयरन जिसको बोलते हैं, लौह तत्व की हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कैसे होती है इसको भी देख लेते हैं। लोहा जो ये होता है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण खनिज होता है। यह हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण कराता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है, ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें बताते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है या ज़्यादा है, तो ये हीमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण कराता है जो ऑक्सीजन के सभी भागों तक शरीर में पहुंचने में सहायक होता है। क्या आपको ये पता है कि जो किशोरावस्था में के बालक होते हैं, जैसे कि 10 से 19 वर्ष की आयु वाले बालक, उनमें बहुत ज़्यादा लौह तत्व की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता विशेष रूप से लड़कियों में जो होता है ये बढ़ जाती है। लड़कियों को ज़्यादा लौह तत्व की आवश्यकता होती है। हमें लोहे से भरपूर भोजन को अपने आहार में शामिल कर लेना चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे भोजन है जिनको हम अपने, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनको हम अपने भोजन में शामिल करें, तो उसको भी देख लेते हैं। इसके स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, सरसों की पत्ती, मेथी और पुदीना, ये सारी चीज़ें हैं। साबुत अनाज और फलियां इसके स्रोत हैं। पशुओं के लीवर, कलेजी, गुर्दा, अंडा, जर्दी इसके स्रोत हैं। गुड़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। खजूर और अनार में भी लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। आंवले में जो आंवला होता है इसमें प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। यह हमारे भोजन में लौह की वृद्धि करने वाला और किफ़ायती स्रोत है। आप लोग नीचे बताइए कि आंवले से कौन कौन से पदार्थ बनाए जा सकते हैं, नीचे कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताएं। आयोडीन, अब हम लोग देख लेते हैं आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, नीचे कमेंट करिए आप लोग। अपने मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से बनाए रखने तथा शरीर के विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से पहली बात तो बौनापन की समस्या हो जाती है। बौनापन जैसे शरीर की वृद्धि नहीं होती है, विकास नहीं होता है ना। और क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है, गले की सूजन जिसको बोलते हैं। ग्रंथि जो होती है, आयोडीन की आवश्यकता हमें शरीर के थायराइड ग्रंथि को सुचारू
प्रणाली के लिए आवश्यक होती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है गले में, उसकी सूजन आ जाती है, जिसको कि घेंघा रोग बोलते हैं, तो आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। समुद्री भोजन जो होता है उसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। समुद्री भोजन जैसे मछली तथा समुद्री अपतृत्य में पाई जाती है। आयोडीन युक्त मिट्टी में जो उगने वाले पौधे होते हैं उसमें आयोडीन पाई जाती है। और आयोडीन युक्त नमक जो होता है उसका सेवन हमको करना चाहिए। प्रबल भोजन जो होता है प्रबलीकरण में प्रचुरता की प्रक्रिया में सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों को शामिल करने की प्रक्रिया जो है इसमें बताई गई है। तो आयोडीन के कौन कौन से स्रोत आप लेते हैं, किन किन तरह से लेते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आयोडीन आप जो है दिन में आयोडीन के स्रोत किस तरह से लेते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ अगर कोई चैनल पे नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी बहनें हैं जो कि तैयारी कर रही हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं विटामिन का चैप्टर। विटामिन का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम आपको ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखने के लिए बताएंगे। इसके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रोग होते हैं, कौन कौन से प्रकार के रोग होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी चीज़ों को देखेंगे। विटामिन की आवश्यकता हम अपने आहार की बहुत कम मात्रा में होती है। विटामिन की जो आवश्यकता होती है वो हमारे आहार में बहुत कम मात्रा में होती है, किंतु हमारे शरीर की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलने के लिए ये अत्यंत आवश्यक होते हैं। विटामिन जो होती है हमारे शरीर में ये नहीं बनती है, विटामिन कभी हमारे शरीर में नहीं बनती है। विटामिन को हमको अलग से लेना पड़ता है, अलग से विटामिन के स्रोत को लेना पड़ता है ठीक है। विटामिन को वसा और पानी में घुलनशील के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि दो तरह की विटामिन होती हैं। पहली वसा में घुलनशील विटामिन होती है, और दूसरी जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। वसा में घुलनशील जो विटामिन होती हैं ADEK होती हैं। वसा में घुलनशील ADEK, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि वसा में घुलनशील विटामिन बताइए, या फिर जल में घुलनशील विटामिन। वसा में एडा किसको बोलते हैं, ADEK, आप लोग नोट कर लेंगे। ADE और K विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, B और C विटामिन जो होती हैं जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है और इससे कौन कौन से रोग होते हैं, फिर उसके बाद स्रोत आपको बताएंगे। तो अब हम लोग विटामिन कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या होते हैं, वैज्ञानिक या रासायनिक नाम जो होते हैं उनको बारी बारी से देख लेते हैं बाई ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, फिर ट्रिक के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। ट्रिक यहाँ पे ये है, आप लोग लिख लेंगे इसको। रथ एक टाफ़ी, रथ एक टाफ़ी, ये जो है ट्रिक सब आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको अभी इरेज कर दूंगा। रथ एक टॉफ़ी लिख लीजिए, फिर मैं एक एक करके जोड़ने का प्रयास करता हूँ। पहली जो है रा, वो विटामिन A है। था जो है विटामिन B है। ए जो है विटामिन C है। का जो है D है। टा जो है E है। फिर फी जो है वो K है। फा जो है वो K है। तो इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये किस तरह से हो गया, ये जो है, एक मिनट में पूरा इरेज ही कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो विटामिन A हमने रा बताया था, तो विटामिन A रा से रेटिनॉल हो जाएगा रासायनिक नाम। रा बताया था, रथ पहला शब्द था रथ, तो A से हो जाएगा रेटिनॉल। B से विटामिन B जो है, रथ था तो थायमीन हो गया। ये दो हो गई। विटामिन B2 जो होती हैं, B विटामिन जो होती है वो वो जो है 8 तरह की होती है। B1, B2, B3, B5, B6 और B7, B11। ठीक, तो इनके भी नाम अलग से होते हैं। इनके नाम आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे पहले हम लोग अपनी ट्रिक जो थी उसको देख लेते हैं। विटामिन A रथ था हमने, तो उसका रेटिनॉल हो गया। B था दूसरा शब्द था, तो थायमीन हो गया। C एक से स्कर्बिक हो गया। एक का बचाना तो D का हो जाएगा का से कैल्सीफेरॉल।
विटामिन ई का हो जाएगा, टाफ़ी बताया था तो इसका हो जाएगा टोकोफेरॉल। का से फी बचा था तो हो जाएगा फिलोक्विनोन हो जाएगा, फिलोक्विनोन हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप लोगों को आसानी से याद रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। B2 जो है राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है। B3 का जो है निकोटिनामाइन होता है, निकोटिनामाइड होता है। B5 का जो होता है वो पेंटोथेनिक अम्ल होता है, पेंटोथेनिक अम्ल B5 का। B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। B7 का बायोटीन होता है। 11 का फॉलिक अम्ल होता है। इसको भी नोट कर लेंगे, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछता लेकिन पूछ सकता है इससे भी। अब हम लोग विटामिन के कार्य, उनके स्रोत, कौन कौन से रोग होते हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी, एक नज़र डाल लेते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करते रहेंगे साथ ही साथ। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है A, D, E के सबसे पहले उनको देखेंगे। तो विटामिन A जो होती है अच्छी दृष्टि, इसका कार्य क्या होता है, इसको सेवन करने से क्या होगा, आपकी नज़र अच्छी रहेगी, दृष्टि अच्छी रहेगी। विशेष रूप से कम प्रकाश में आप ठीक ठाक देख पाएंगे। हमारी त्वचा को स्वस्थ रखती है और सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। संक्रमण से प्रतिरक्षा उपलब्ध कराती है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं विटामिन A के? सब्जी, फल, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, मक्खन, घी, लीवर, हरी पत्तेदार सब्जियां। और इसके रोग कौन से हैं? रतौंधी रोग हो जाता है, याद रखेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, विटामिन A की कमी से हो जाता है। विटामिन D, A, D, E के पढ़ रहे हैं हम लोग, वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन D जो होती है यह दांतों तथा हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिज के मिलने से इसका कार्य होता है। विटामिन D हमको मिलती कहाँ से है? सूर्य के प्रकाश से मिलती है। हम सब लोगों को ये चीज़ पता होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन D सुबह सुबह हमको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूरज के पास बैठना चाहिए। और किससे मिलती है? तेल युक्त मछली, दूध, पनीर, मक्खन, घी आदि इन सब चीज़ों से भी मिलती है। हमारा शरीर विटामिन D का निर्माण करता है जब हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश में आती है, तब जो है इसका निर्माण होता है। इसके रोग कौन कौन से होते हैं? बच्चों में रिकेट्स या फिर सूखा रोग जब कहते हैं, तथा वयस्क में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमेलेसिस और ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो है वयस्क में रोग हो जाते हैं। D हो गया, A, D, E के पढ़ रहे हैं हम लोग। वसा में घुलनशील विटामिन, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, जिनको याद नहीं है उनको याद भी होता रहे। विटामिन E के बारे में जान लेते हैं अब। विटामिन E जो होता है यह ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ऊतकों को नष्ट होने से ये बचाता है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? साबुदाने और अनाज इसके स्रोत होते हैं। विटामिन K के बारे में देख लेते हैं। विटामिन K जो है यह रक्त की जमाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि रक्त जब बह रहा होता है तो ये जमने का कार्य करता है, उसको जमा देता है। इसका प्रमुख कार्य यही है। हरी पत्तेदार सब्जियां इसका स्रोत होती हैं। और रोग कौन सा हो जाता है इसकी कमी से? विटामिनोसिस रोग हो जाता है। अब जल में घुलनशील जो विटामिन है B, C, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले विटामिन B जो है उसको देखते हैं। विटामिन B जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है और शरीर के पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है। पॉइंट नोट कर लेंगे। किससे हमको मिलेगी? अनाज, साबुत दालें जो हैं, गेहूँ, चावल इत्यादि से मिलती है। और B से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन C बची, लास्ट विटामिन है। विटामिन C जो होती है कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखने के लिए सहायक होती है। सभी कोशिकाओं को विटामिन की आवश्यकता होती है। यह हमारे दांत तथा मसूड़ों को मजबूत बनाती है। फल, सब्जियां, आलू, अंकुरित अनाज, अमरूद तथा आंवले विटामिन C के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसमें से कुछ की चर्चा आगे पाठ में भी की गई है, बाकी का मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। विटामिन्स हमने कहा था आज ख़त्म कर देंगे, तो विटामिन ख़त्म हो चुका है। वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं करता है कि कैसा लगा। फीडबैक देंगे तो मुझे अच्छा लगता है, तो फिर और मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के बीच में ये क्लास लाइव लाने वाला हूँ। थोड़ी सी समस्याएँ हैं जो दूर हो जाएंगी,
तो मैं आपके बीच में लाइव क्लास लाऊंगा, जिससे हमारा एक डिस्कशन ऐसा होगा कि लगेगा लाइव टू लाइव क्लास चल रही है, उस तरह से अट्रैक्शन बन पाएगा। चैनल पे अगर कोई नया होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लेगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि इम्पॉर्टेंट वीडियो से संबंधित कोई अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।